प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्यखंड में वर्णित अध्याय 7 में वर्णित शायर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल पढ़ने जा रहे हैं। जो गजल आज हम पढ़ने जा रहे हैं वे शायर दुष्यंत कुमार की सुप्रसिद्ध गजल संग्रह जिसका शीर्षक है साये में धूप से ली गई है। साये में धूप गजल संग्रह से ली गई गजलें आज हम पढ़ेंगे। इन गजलों को पढ़ने से पहले आइए हम शायर दुष्यंत कुमार के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। शायर दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा गांव में दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 में हुआ। आपकी शिक्षा चंदौसी, जिला मुरादाबाद और इलाहाबाद में हुई। आजीविका के लिए दुष्यंत कुमार ने आकाशवाणी में तथा मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में नौकरी भी की थी। वह स्वभाव से बेफिक्र और हंसमुख व्यक्ति थे। इनके जीवन काल की साहित्यिक उपलब्धियां बहुत उल्लेखनीय रही है। दुष्यंत का देहावसान अल्प आयु में ही सन 1975 में हो गया था। आइए इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में कुछ बातचीत करें। दुष्यंत कुमार इलाहाबाद निवास के समय से ही वहां परिमल नामक साहित्यिक संस्था की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे थे। जब दुष्यंत कुमार इलाहाबाद में निवास करते थे तब परिमल नाम की एक साहित्यिक संस्था थी। उसकी गोष्ठियों में दुष्यंत कुमार सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे। नए पत्ते नामक महत्वपूर्ण पत्र से भी दुष्यंत कुमार जुड़े हुए थे। हिंदी के श्रेष्ठ गजलकार के रूप में दुष्यंत अपने गजल संग्रह साये में धूप से ही स्थापित हो गए थे। साये में धूप आपका बहुचर्चित गजल संग्रह है और इस गजल संग्रह ने आपको एक गजलकार के रूप में स्थापित कर दिया। दुष्यंत नई कविता से संबंधित रहे हैं। वह निजी गहन अनुभूतियों के रोमांटिक भावनाओं के कवि हैं। दुष्यंत कुमार को निजी और गहन रोमांटिक भावनाओं का कवि माना जाता है। दुष्यंत की भाषा में बनावट और सजावट का अभाव है। हमें इनकी भाषा में बनावट भी देखने को नहीं मिलती और सजावट का भी इनकी भाषा में अभाव हमें देखने को मिलता है। जिन्होंने गजल के माध्यम से हिंदी और उर्दू को निकट लाने का काम किया है। आपने हिंदी भाषा और उर्दू भाषा को निकट लाने का कार्य किया है अपनी गजल के माध्यम से। अपनी गजलों के माध्यम से आपने हिंदी भाषा और उर्दू भाषा को आपस में नज़दीक लाने का बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। उनके काव्य में सामाजिक यथार्थ और शोषितों के हित के लिए प्रतिबद्धता व्यंजित हुई है। आपने प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ को स्थान दिया है और साथ ही साथ आपने शोषितों के हित के लिए आवाज़ मुखरित की है, आवाज बुलंद की है। दुष्यंत ने ही गजल को हिंदी में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करके भी कवि ने खूब लोकप्रियता अर्जित की है। आपने अपनी रचनाओं में साहित्यिक गुणवत्ता के साथ में समझौता नहीं किया और आपने अपने हृदय के उद्गारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त किया है। साहित्यिक और राजनीतिक गोष्ठियों में उनके शेर लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। आपके शेर इतने लोकप्रिय हैं जिनको साहित्यिक और राजनीतिक गोष्ठियों में लोकोक्तियों की तरह दोहराया जाता है। आपके शेरों को राजनीतिक गोष्ठियों में और सामाजिक कार्यक्रमों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में आपके शेरों को लोकोक्तियों की तरह दोहराया जाता है। दुष्यंत कुमार की प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत उनके काव्य ग्रंथ है। उनके जो मुख्य काव्य ग्रंथ है उनमें सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत प्रमुख हैं। एक कंठ विष पाई शीर्षक उनका गीति नाट्य एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है।
जो महत्वपूर्ण कृति गीति नाट्य के रूप में आपने रचना की है उसका शीर्षक है एक कंठ विस्पाई। उन्होंने छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष तथा दोहरी जिंदगी शीर्षक उपन्यासों की रचना भी की है। आपने जो उपन्यास रचे हैं उनमें प्रमुख है छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। गजल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। गजल एक ऐसी विधा होती है जिसमें सभी शेर, जिनका स्वरूप दोहों की तरह होता है, सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल होते हैं, पूरे होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। इनका पूरी तरह से जो भाव होता है वह स्वतंत्रता लिए हुए होता है। उन्हें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती, किसी क्रम विशेष में ही पढ़े जाने की इन शेरों को दरकार नहीं होती, जरूरत नहीं होती। इसके बावजूद दो चीजें ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल दे देती है। दो ऐसी खास चीजें हैं। कौन कौन सी है? पहली, रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह होना और दूसरी है अंतर वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह होना। उस अंतर वस्तु के स्तर पर, उस विषय वस्तु में उसका जो मूल भाव है, उसका जो भाव सौंदर्य है, केंद्रीय भाव है, उसके स्तर पर उसके मिजाज का पूरी तरह निर्वाह होना, ये दो चीजें शेर के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है और उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गजल के शेरों के केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रत्येक शेर का कोई केंद्रीय भाव हो। शेर का आमतौर पर केंद्रीय भाव का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनः स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। जो गज़ल हम पढ़ने जा रहे हैं वह ऐसा लगता है कि साहित्यकार ने किसी खास मनः स्थिति के दौरान इस गज़ल को लिखा है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे शायर ठीक नहीं मानता है और इस कारण वह उसे खारिज करना चाहता है। साथ ही साथ वह विकल्प की तलाश को भी मान्यता देने के लिए प्रयत्नरत है और इस प्रकार का प्रयास लगातार वह कर रहा है। इस प्रकार की बुरी स्थिति के विरुद्ध वह लगातार अपनी आवाज़ ऊंची उठा रहा है और यही बात राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है, केंद्रीय भाव बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। आइए दुष्यंत कुमार की गज़ल को पढ़कर इसका अर्थ ग्रहण करें। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, मरें तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। तो आइए पढ़ते हैं अब हम पहला शेर और उसका अर्थ भावार्थ ग्रहण करने का प्रयास करते हैं।
कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चिरागा, चिरागा सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। चिरागा से आशय है दीपक, प्रकाश करने के लिए दीपक, उजाला करने के लिए दीपक। कहाँ तो तय था, तय था यानी निश्चित था, ये निश्चित था। चिरागा दीपक, बहुत सारे, चिरागा यहाँ बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसका जो अर्थ है वह होगा बहुत सारे दीपक। हरेक, हरेक यानी प्रत्येक। और मयस्सर, मयस्सर से आशय है उपलब्ध होना। इस जो शायर इन पंक्तियों के माध्यम से हमें कहना चाह रहा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कहता है कि जब भारत के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब यह निश्चय किया गया था कि आज़ादी प्राप्त होने के बाद देश के प्रत्येक घर में सुख समृद्धि रूपी दीपक प्रकाशित करेंगे। कहाँ तो तय था, इस बात को तय किया गया था कि चिरागा हर एक घर के लिए, प्रत्येक घर के लिए दीपक होगा, सुख समृद्धि फैलाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, अंधकार को, अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए और सुख समृद्धि फैलाने के लिए प्रत्येक घर में दीपक होगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कवि कहता है कि जब भारत के लोग देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब यह निश्चय किया गया था कि आज़ादी प्राप्त होने के पश्चात देश के प्रत्येक घर घर में सुख समृद्धि रूपी दीपक प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकाश में प्रत्येक घर की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारे देश के विकास की बात तो दूर, लेकिन अगली वाली पंक्ति में शायर कह रहा है कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो बात घर घर के लिए हो रही थी कि प्रत्येक घर में रोशनी के लिए दीपक उपलब्ध कराए जाएंगे, प्रत्येक घर को सुख समृद्धि से भर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी पंक्ति में कवि शायर कह रहे हैं कि पूरे शहर के लिए भी एक दीपक उपलब्ध नहीं है। इस प्रकाश में प्रत्येक घर की समस्त समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। शायर कह रहा है कि सारे देश के विकास की बात तो दूर, एक शहर का भी पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। भ्रष्ट शासन और प्रशासन के कारण शायर कह रहा है कि देश के नागरिकों को अनेक कठिनाइयों से लगातार जूझना पड़ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी और शोषण की मार फैली हुई है। स्वतंत्रता से पहले जनता ने समृद्धि के जो सपने देखे थे, वे सब अब तक अधूरे हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, प्रत्येक घर में सुख समृद्धि का प्रकाश फैलेगा, सुख समृद्धि आएगी और प्रत्येक घर घर रोशन हो जाएगा। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, लेकिन स्थिति इतनी विपरीत है कि पूरे शहर के लिए भी दीपक उपलब्ध नहीं है, यानी शहर के पूरे लोगों को भी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है। वे अभाव में जी रहे हैं और उन्हें बेरोजगारी, गरीबी और शोषण की मार झेलनी पड़ रही है। अगला शेर देखते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्त से आशय है वृक्ष, पेड़। साये में, साये से आशय है छाया में। उम्र भर के लिए, हमेशा के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। कवि के अनुसार दरख्त, जो ये प्रयोग हुआ है दरख्त शब्द का प्रतीकार्थ है। इसका प्रतीक रूप में जो अर्थ लिया गया है वह है भारत के बड़े नेता और अधिकारी। दरख्त की शीतल छाया के नीचे खड़े होकर धूप से बचाव होता है। हम जानते हैं, हम इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि छायादार दरख्त के नीचे खड़े होने पर हमें शीतलता का और छाया का एहसास होता है और हमारा धूप से बचाव भी होता है। परंतु यहाँ दरख्तों की छाया में भी धूप लगती है। भारत के बड़े नेता और अधिकारी जनता के कष्टों की चिंता नहीं करते हैं। देश की जनता शासन व्यवस्था की बदहाली से निराश हो चुकी है। यह प्रतीकार्थ अर्थ इस पंक्ति का है जो शायर हमें कह रहा है कि यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। यदि घनी छाया देने वाले वृक्ष भी धूप से बचाव नहीं करें तो इसका प्रतीकार्थ यही होता है
कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार व्यवस्था के लोग हैं, जो राजनेता हैं, जो अधिकारीगण हैं, वो लोग देश को पूरी तरह से कष्टों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार की चुनौतियां देश के समक्ष आ रही है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। शायर इस प्रकार की व्यवस्थाओं को देखकर निराशा से भर जाता है। समस्याएं जस की तस हैं। कवि निराश होकर पलायन की प्रवृत्ति प्रकट करता है और जहां जनता का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे स्थान को त्याग कर सदा सदा के लिए कहीं अन्यत्र जाना चाहता है। वह पलायनवादी प्रवृत्ति को अपनाना चाहता है और ऐसे स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना चाहता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए ऐसे स्थान पर चलें जहाँ पर गरीबी, भूखमरी और शोषण की स्थितियाँ नहीं हो। शायर उस जगह पर जाना चाहता है। अगला शेर है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। मुनासिब, मुनासिब से आशय है अनुकूल होना। सफ़र, सफ़र से आशय है यात्रा। इन पंक्तियों में शायर कहता है कि हमारे देश के अधिकांश लोग भाग्यवादी हैं। वे संघर्ष से बचने का प्रयत्न करते हैं। वे संघर्ष से बचने का प्रयत्न करते हैं। अगर उनके पास में पहनने के लिए वस्त्र, कपड़े इत्यादि पर्याप्त मात्रा में नहीं है अथवा कम है, तो वे उसकी पूर्ति का प्रयास करने के बजाय अपने परिश्रम से धन अर्जित करके अपने लिए वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करने के बजाय वे भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं और वे पैरों से पेट ढककर ही अपना गुजारा कर लेते हैं। अपने आप को गरीबी से मुक्त करने का सार्थक प्रयास नहीं करते। परिश्रम करके अपनी आजीविका का बहुत अधिक बेहतरीन तरीके से अर्जन करने के बजाय वे अभावग्रस्त जीवन ही जीते रहते हैं। न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। और नीचे वाली पंक्ति में साहित्यकार ने इसमें निहित व्यंग को उद्घाटित करते हुए कहा है कि पाँवों से पेट ढकना, पाँवों से पेट ढक लेंगे। पाँवों से पेट ढकने का जो मुहावरा है, यह प्रतीकार्थ इस बात का है कि गरीब भारतीय अपनी गरीबी को दूर करने के लिए संघर्ष करने के बजाय उसको छिपाने की चेष्टा में ही लगे रहते हैं। भाग्यवादी लोग भाग्य का विधान मानकर सब कुछ चुपचाप सहन करते जाते हैं और अपने जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वे कोई भी सार्थक प्रयास नहीं करते हैं। आगे शायर कहता है कि ऐसे उदासीन, संतोषी और अभावग्रस्त लोग ही उपयुक्त होते हैं इस प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे राजनेताओं के लिए जिनके कारण देश के शासक अपनी सत्ता को आराम से बिना किसी प्रकार की चिंता किए चलाते रहते हैं। तो ऐसे ही लोगों के वजह से जो सत्ताधारी लोग हैं, जो प्रशासन करने वाले लोग हैं, वो इन लोगों की परवाह किए बिना अपनी स्वयं की स्वार्थ पूर्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। अगला शेर है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा, खुदा से आशय है ईश्वर, परमात्मा। ख्वाब, ख्वाब, ख्वाब से आशय है स्वप्न, सपना। नज़र, नज़र, नज़र से आशय है दृष्टि, देखना। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। शायर कहते हैं कि यदि खुदा नहीं भी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि कोई परम तत्व नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई खुदा नहीं है, तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आदमी ने खुदा यानी ईश्वर नाम की एक खूबसूरत शक्ति की कल्पना कर रखी है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। आदमी के ख्वाब के अनुसार, आदमी की कल्पना के अनुसार खुदा है, ईश्वर है, परम तत्व है, इस प्रकार की एक खूबसूरत कल्पना की हुई है। कवि की दृष्टि में खुदा मनुष्य की एक सुंदर कल्पना है, वह उसकी दृष्टि के लिए एक खूबसूरत नज़ारा भी है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। शायर के लिए, शायर की दृष्टि के लिए एक खूबसूरत नज़ारा भी है। खुदा हो या न हो, वह आदमी का एक खूबसूरत और हसीन सपना तो है ही, जो सुकून भरा है,
जो राहत भरा है, जो उसे पूरी तरह से राहत से भर देता है। कठिनाइयों से भरी जिंदगी बिताने के लिए ईश्वर पर विश्वास करना आदमी का सुंदर सपना है, और इस प्रकार परमात्मा रूपी उस परम शक्ति पर विश्वास करते हुए और उस परमात्मा रूपी शक्ति के होने का सुखद स्वप्न देख करके व्यक्ति अपने आप को बहुत सुखद स्थिति में प्राप्त करता है और जीवन की कठिनाइयों को वह बिता लेता है। जीवन की कठिनाइयों को वो हंसते हंसते झेल लेता है, ईश्वर पर विश्वास करते हुए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। आगे वाला शेर है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन से आशय है आश्वस्त होना, विश्वास के साथ होना, निश्चित हो जाना कि पत्थर पिघल नहीं सकता। और बेकरार होना यानी बेचैन होना, व्याकुल होना। असर से आशय है प्रभाव। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। इन पंक्तियों में शायर यह कहता है कि भारत की जनता को इस बात का विश्वास हो गया है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी वर्तमान में जो राजनीतिक भ्रष्टाचार से युक्त स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनमें संभवतया बदलाव नहीं हो सकता। इस बात के लिए ये जो लोग हैं, भारत के लोग हैं, उन्होंने अपने आप को आश्वस्त कर लिया है। भारत की जनता को विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और इसी विश्वास के कारण वे भ्रष्ट या निकम्मे शासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। वे मान बैठे हैं कि शासन व्यवस्था अपने अनुसार ही चला करती है। जिस प्रकार से शासन करने वाले लोग अपने आप को अनुकूल स्थितियों में पाते हैं, उसी प्रकार से शासन व्यवस्था चला करती है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। और जनता के लिए वह बदला नहीं करती है, परंतु कवि की बेचैनी यह है कि वह लोगों को शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए देखना चाहता है। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। शायर यह चाहता है कि लोग अपने विरुद्ध शोषण हो रहे, अत्याचार हो रहे और गरीबी, भुखमरी इत्यादि की मार झेल रही अवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करें, आवाज उठाएं। वह मानता है कि आवाज संगठित और दृढ़ होगी, तब उसमें अवश्य असर होगा और व्यवस्था में अवश्य बदलाव आएगा। शायर यह भी कहता है कि यदि एकजुट होकर एक स्वर में इस व्यवस्था परिवर्तन की आवाज़ उठाया जाए तो निश्चित रूप से व्यवस्था में बदलाव आएगा, व्यवस्था में सुखद बदलाव आएगा और मनुष्यों को एक अच्छे जीवन जीने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। अगला शेर है, तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। निजाम से आशय है शासन, जुबान से आशय है जीभ, आवाज। बहर से आशय है छंद, कविता, शायरी। जो कविता में छंद या शायरी, दोहे इत्यादि होते हैं वो बहर कहलाते हैं। एहतियात से आशय है सावधानी। ये एहतियात यानी ये सावधानी जरूरी है इस बहर के लिए। इस प्रकार के छंदों की रचना करने के लिए यह सावधानी बहुत जरूरी है। तेरा निजाम है। इन पंक्तियों के माध्यम से शायर कहता है कि देश को जगाने वाले कवियों की कविता से अयोग्य शासक सदैव घबराते रहते हैं। शायर कहता है कि तेरा निजाम है, तेरा शासन है, तेरी व्यवस्था है। अगर सिलदे जुबान शायर की, शायर यानी जो शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इस प्रकार के जो कवि हैं, शायर हैं, लेखक हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को शासन और शासन के संचालित करने वाले अधिकारी लोग दबा सकते हैं। तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वे कवियों पर पाबंदी लगा सकते हैं, वे शायरों पर पाबंदी लगा सकते हैं, उनकी रचनाओं पर पाबंदी लगा सकते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, उनकी आवाज़ पर ताला लगाना चाहते हैं। अतः कवि को, शायर को इस स्थिति के लिए सदैव सावधान रहना होगा और तत्पर भी रहना होगा। कवि का आशय है कि क्रांति का संदेश देने वाले शायर को शासन की दमनकारी प्रवृत्ति से सदैव सतर्क रहना चाहिए तथा लोगों को भी सावधान करते रहना चाहिए कि वे संगठित होकर
जिए, वो निर्भयता के साथ जिए, निर्भय होकर निर्भय भाव से शोषण का विरोध करें। सच्चे कवि के लिए यह सावधानी बहुत जरूरी भी है। जिस प्रकार से किसी भी छंद की रचना करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको पूरी तरह से मीटर में रखा जाए, मात्राओं के अंदर रखा जाए, जो साहित्यिक रचना करने के नियम हैं उनमें रखा जाए, जिस प्रकार की व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत साहित्यिक रचना की जाती है उन सब नियमों का पालन करते हुए उस साहित्यिक रचना को किया जाए, उस बहर को पूरा किया जाए। इसलिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, ये सावधानी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से शायर हमें ये कह रहा है कि तेरा राज है सिलदे जुबान शायर की। यदि शायर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, किसी भी प्रकार की गरीबी और भुखमरी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो शासन के द्वारा हो सकता है कि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाए, उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाए। लेकिन ये एहतियात बहुत ज़रूरी है इस बहर के लिए, क्योंकि अगर जिस प्रकार शायर किसी भी छंद का निर्माण करता है तो वह उसे पूरी तरह से मात्राओं के अंतर्गत ही रखता है। वो निर्धारित की हुई परिस्थितियों के अंदर और नियमों विधानों के अंदर ही उस छंद की रचना करता है। तो इसलिए यह एहतियात, ये सावधानी रखना भी एक शायर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इन पंक्तियों में शायर ये कहता है, सबसे पहले कठिन अर्थ देख लेते हैं। गुलमोहर एक फूलदार वृक्ष, गुलमोहर के तले, गैर, गैर से आशय है पराये लोग। कवि कहता है कि हम अपने बगीचे में जिएं तो उसमें उगे गुलमोहर के वृक्ष के नीचे जिएं, और यदि मरें तो परायों की गलियों में इसी गुलमोहर के लिए मरें। तात्पर्य यह है कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की समृद्धि और विकास के लिए अपना जीवन खपा दें। हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारे देश की समृद्धि के लिए जिएं, हमारे देश के विकास के लिए हम प्रयत्नशील रहें। जो भी बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा कार्य संविधान के द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हम लोग कर सकते हैं, उन सब मार्गों का अनुसरण करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें राष्ट्र को सुख और समृद्धि की ओर सदैव अग्रसर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। हमें देश की समृद्धि और विकास के लिए अपना जीवन खपा देना चाहिए। अपने देश की उन्नति के लिए यदि हमें मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़े तो भी हम अपने कदम पीछे न हटाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम स्वदेश और स्वदेशवासियों के हित के लिए ही जीवित रहें और उन्हीं के लिए अपना जीवन बलिदान कर दें, अपना जीवन खपा दें। प्रिय विद्यार्थियों, दरख्तों के साये में धूप लगना, इसमें जो मुहावरा है, इसमें जो पंक्ति है, दरख्तों के साये में धूप लगती है, जहां घनी छाया देने वाले पेड़ हैं और उनके नीचे भी हमें धूप लगती है, यानी दोनों स्थितियां विरोधाभासी स्थितियां हैं। घनी छायादार दरख्त में धूप नहीं लगनी चाहिए, लेकिन घनी छायादार दरख्तों के नीचे भी धूप लग रही है। यहाँ पर विरोधाभासी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार हमें देखने को मिलता है। पाँव से पेट, नज़ारा तो है नज़र में, इसमें अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। इसका जो छंद है वह गज़ल है और प्रत्येक गज़ल का अपना स्वतंत्र अर्थ व्यक्त हुआ है। प्रत्येक जो गज़ल है उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ व्यक्त हुआ है और लक्षणा शब्द शक्ति भी हमें देखने को मिलती है। गज़ल की भाषा में उर्दू शब्दों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है जो भाव सौंदर्य का संवर्धन कर रहा है। कवि का स्वर विद्रोह से भरा हुआ है, इसमें आशावादी भाव देखा जा सकता है। इसकी भाषा सरल है, सहज है और प्रभावपूर्ण है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 7 में वर्णित रचनाकार, साहित्यकार, शायर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, इसका अर्थ ग्रहण किया है। अगले वीडियो में हम शायर दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गज़ल से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।